तो हमने जो बात कर रहे थे ब्रेटन वुड्स संस्थान की, वर्ल्ड बैंक आप सेल्फ स्टडी में देखेंगे, IMF हमने खत्म किया। अब आगे चल के बात करनी है WTO की। सबसे पहले ब्रेटन वुड्स के अंतर्गत ये जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड GATT नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इसकी बहुत सारी खामियां थी। तो आगे चल के उरुग्वे राउंड और उसके फॉलोअप में इन द ईयर 1994 माराकेश ट्रीटी पे सिग्नेचर किए गए और ये नई संस्था बन गई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में, और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर भी है। अब पीछे GATT क्या था, क्या समस्या थी, वो आजकल उतना चल नहीं रहा है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो फोकस करना है WTO पर, क्योंकि मुख्य परीक्षा के अंदर अपना जो है ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज एंड पॉलिसीज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट, उस हिसाब से ये WTO काफी चर्चा में रहता है। तो एक तो उसका स्ट्रक्चर फंक्शन क्या है, फिर ये SPS अग्रीमेंट, फूड सब्सिडी इश्यू, बाली पैकेज क्या हुआ, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट और पीस क्लॉज वगैरह जो भी मैटर है अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन से। WTO के स्ट्रक्चर में देयर आर 3 पिलर्स। एक है सबसे ऊपर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, फिर रहती है जनरल काउंसिल और नीचे सेक्रेटेरिएट। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, वहां सभी देश के नुमाइंदे आते हैं। कुल मिला के WTO में 160 मेंबर्स या 160 कंट्रीज है। और लेटेस्ट कौन ऐड किया गया, ऐसा MCQ में कभी पूछते हैं, तो लेटेस्ट मेंबर ऐड किया गया यमन इन द ईयर 2014, और उसको जोड़ के कुल मिला के अभी कितने 160 मेंबर्स हैं। ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस जमा होके वोटिंग के जरिए डायरेक्टर जनरल की नियुक्ति की करती है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ये लोग अपने ट्रेड अग्रीमेंट बनाएंगे और मीटिंग करेंगे, हर 2 साल में एक बार मिलेंगे। इस तरह से इन द ईयर 2013 दे मेट एट बाली, इंडोनेशिया, जो अपनी 9th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस थी, वो आज अभी लेक्चर में बात करेंगे। बट जो पिलर्स थे, पहला मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, हाँ 160 मेंबर हैं, यमन लेटेस्ट ऐड हुआ, हर 2 साल में मिलते हैं, DG को अपॉइंट करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। अभी सेकंड पिलर जनरल काउंसिल, कि अब ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस तो 2 साल में एक बार मिलती है, तो डे टू डे फायर फाइटिंग कौन करेगा, जनरल काउंसिल के लोग करेंगे। स्विट्जरलैंड के जिनीवा शहर के हेडक्वार्टर में ये लोग बैठते हैं। और इसके सब पार्ट में भी 2 सब बॉडीज हैं, कि ये मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वालों ने अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट बनाया तो उसका कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये देखने के लिए ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। और हो सकता है कि ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ देश कुछ गलत काम करे, उसकी बातों को ना बने, तो आपस में उनका जो झगड़ा हो जाएगा उसे सेटल करने के लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। तो जनरल काउंसिल रोज का काम देखती है, जिनीवा में बैठती है, और 2 बॉडी है, एक तो रिव्यू के लिए और दूसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। नाउ द थर्ड पिलर, डायरेक्टर जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करता है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस वाले। अभी है रॉबर्टो एजवेडो, ये ब्राजील से हैं, 4 साल का इनका टर्म है। IMF में कितना था, 5 इयर्स। इनको रीअपॉइंट कर सकते हो, हाँ IMF में कर सकते हो, हाँ वहां पे कर सकते हो। और ये जिनीवा का जो पूरा स्टाफ है, सेक्रेटेरिएट है, इनका ये काम देखते हैं। तो यहाँ पे भी वही सीन बन रहा है कि ये ऊपर कुछ पार्लियामेंट जैसा है, ये मंत्री परिषद है, और ये नीचे IAS और डिपार्टमेंट, इस प्रकार से जैसा IMF था पैरेलल यहाँ कुछ चल रहा है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया। फंक्शन की बात करते हैं। WTO का प्रमुख उद्देश्य है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना, और इसके सामने जो रुकावट करते हैं, ऐसे टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर को कम करना। इनके बीच में क्या अंतर है अभी आगे स्लाइड में हम देखेंगे। लेकिन फर्स्ट टास्क इट इज टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड इनका काम है कि हाँ, अगर विश्व व्यापार को हम बढ़ावा देंगे तो अमेरिका और यूरोप को तो मजा आएगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट वो जाके दे कैन सेल इट इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। लेकिन अब ये सोमालिया और पाकिस्तान, इनको इंटरनेशनल ट्रेड में क्या मिलेगा, है ना, उनके पास ऐसा क्या है जो वो बाहर जाके बेच सके। तो इस कारण से लिस्ट डेवलप कंट्री, उनको भी विश्व व्यापार में कुछ फायदा दिखे, ऐसे ये लोग उन्हें मदद करेंगे। तो ये जो पहला काम था, बैरियर्स आप कम करो, और दूसरा की गरीब देशों की मदद करो। ये नंबर 1 और नंबर 2 को लागू करने के लिए ये लोग अपने ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग बनाएंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अब हो सकता है कि ये तीसरे नंबर में जो एग्रीमेंट बनाए तो कुछ देश उसको नहीं मानेंगे, तो जब वायोलेशन हो जाए तो उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट भी WTO वाले करेंगे। और बाद में सारे फैंसी पॉइंट्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये वो करने के लिए दूसरी संस्थाओं के साथ ये लोग कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, इसके आगे पीछे लिखो तो 200 शब्द में आप फंक्शन आराम से कर सकते हो। ट्रेड बैरियर्स कम करोगे, गरीब देशों की मदद करोगे, ये लागू करने के लिए एग्रीमेंट बनाओगे, एग्रीमेंट किसी ने वायोलेट किया तो डिस्प्यूट सेटल करोगे, और बाकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये वो। तो ये बात हुई फंक्शन की।
अब ये इनका जो फर्स्ट फंक्शन था कि टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर कम करने हैं, ये बात हम जरा समझें इनमें क्या अंतर है। भारत की नैनो गाड़ी 1 लाख में बिकती है और टाटा ये चाहते हैं कि मैं अमेरिका में ये एक्सपोर्ट करूं। अब स्वाभाविक है ये यहाँ पे 1 लाख हमको अगर सस्ती दिखे तो अमेरिका वालों को कितनी ज्यादा सस्ती दिखेगी, तो उनकी पब्लिक को मजा आएगा, लेकिन उनके जो ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं फोर्ड वगैरह, स्वाभाविक है उनको मजा नहीं आएगा। तो वो जाके ओबामा को ये बोलेंगे कि आप ये विदेशी गाड़ियों की एंट्री अपने अमेरिका के बाजार में कम करवाइए, कुछ रुकावट डालो, आप ऐसा करो और आपको राजी रखने के लिए जब इलेक्शन आएंगे तो हम सभी को मुफ्त में दारू और मुफ्त में साड़ियां देंगे। आपके फेवर में वोट करें। तो ओबामा भी स्वाभाविक है राजी हो जाएंगे और वो इनकी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात, वो जानबूझ के अपनी ये जो भारत की गाड़ी वहां पे जा रहे उस पे मान लो कि 36% कस्टम ड्यूटी लगा दे, उसके ऊपर 12% काउंटर वेलिंग ड्यूटी सीवीडी लगा दे, सेल टैक्स वाट ऑफर ये भी सारा ढेर सारा जम के लगा दो कि 1 लाख की गाड़ी जो यहाँ पे दिखती है वहां पे 1.5 लाख 2 लाख में बिके, और सामने ये फोर्ड वगैरह जो अमेरिकन मेकर्स हैं उनपे 0% एक्साइज ड्यूटी, 0% वैट, 0% ऑफरोड। तो स्वाभाविक है फिर अमेरिकन कंज्यूमर जब कंपेयर करेगा तो उसको फोर्ड की गाड़ी सस्ती दिखेगी, अपनी भारत की नैनो महंगी दिखेगी और उसकी बिक्री बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अगर कोई सरकार विदेशी वस्तुओं को अपने देश में आने के रुकावट डालने के लिए अगर कोई टैक्स का जरिया इस्तेमाल करे, देन वी विल कॉल इट टैरिफ बैरियर्स। ये तो पहला काम कि टैक्स के जरिए अगर आप रुकावट करोगे देन दे आर कॉल्ड टैरिफ बैरियर्स। इसके अलावा भी और कुछ रुकावटें ये डाल सकते हैं ओबामा। फॉर एग्जाम्पल, जानबूझ के जहां से आप गाड़ी दे रहे हो वहां पे कस्टम क्लियरेंस, सेफ्टी इंस्पेक्शन ये वो, तो जानबूझ के रेट टेप किया जाए, आपकी अर्जी को 15 दिन 20 दिन तक वो डिले करते रहे। एडिशनली हर एक देश पे वो कोटा लगा दे कि भारत से अमेरिका में हर साल केवल 1 लाख गाड़ियां ही एक्सपोर्ट हो पाएंगी, यूरोप से इतनी ही आ पाएंगी, उससे ज्यादा हम आपको यहाँ बेचने नहीं देंगे। उस प्रकार से हर एक देश पे ये लोग कोटा फिक्स कर दें। तो टैक्स बढ़ाया नहीं, विदाउट रेजिंग द टैक्स वो कुछ ना कुछ परेशान करे दे तो वो हो जाएगा नॉन टैरिफ बैरियर। उसी प्रकार कि फोर्ड और दूसरे डेट्रॉइट के अंदर जो भी बड़े ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं उनको ओबामा सब्सिडी देना शुरू करे कि आपको हम सस्ते दामों पे बिजली देंगे, आपको अगर और बिजनेस एक्सपांड करना है तो सस्ते दामों पे लोन दिया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन जो हम यहाँ पे किसानों को देंगे वो बोलेंगे कि हम गाड़ी वालों को देंगे। उसी प्रकार फोर्ड और दूसरी गाड़ियों की कंपनी को अपने लेबरर्स को जो प्रोविडेंट फंड के नाम पे कुछ मालिक ने कंट्रीब्यूट करना है, ओबामा बोलेंगे कि वो सारा खर्चा सरकार उठाएगी। तो अगर इस प्रकार से ढेर सारी सब्सिडी भी दी जाए तो स्वाभाविक है फोर्ड का कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वो अपनी भारत की गाड़ियों की तुलना में बहुत सस्ते में अपनी गाड़ियां बिक सकता है। स्वाभाविक है अमेरिकन कस्टमर ही विल प्रीफर फोर्ड कार्स, और अगर ऐसी गाड़ियां फोर्ड वाला यहाँ भारत पे एक्सपोर्ट करे तो हो सकता है कि नैनो की जगह हम फोर्ड की गाड़ियां खरीदे। क्यों? क्योंकि उसको सब्सिडी ज्यादा मिल रही है और उस कारण उसका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इज वेरी लो। तो दिस इज वन टाइप ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर। एडिशनली ओबामा को मान लीजिए पब्लिक प्रोक्योरमेंट करना है कि हमारे सभी अफसरों को हम नई गाड़ियां दिलाना चाहते हैं, तो अर्जियां लाओ, टेंडर लाओ। तो इस प्रकार टेंडर में वो पहले से ही शर्त करे कि ऐसी कंपनी उसको अप्लाई कर सकती है जो अमेरिका के अंदर लोकेटेड है वगैरह, और बाहर के देशों को अप्लाई करने ही ना दिया जाए। तो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इस प्रकार से नॉन टैरिफ बैरियर लगाया जा सकता है। उसके आगे सेफ्टी नॉर्म्स आप अचानक से बढ़ा दो। गाड़ियों के अंदर आपको पता होगा अमेरिका में स्टीयरिंग व्हील उसके अंदर वो एक बलून रहता है और क्रैश हो जाए तो वो खुल जाएगा और आपको प्रोटेक्ट करेगा। हो सकता है ओबामा ऐसा बोल दे कि ये एक केवल स्टीयरिंग व्हील में नहीं, चारों जगह पे आपने 4 सीट में 4 बलून लगाओ। उससे भी आगे चल के कुछ तरंगी विचार आ जाए कि इसका स्टीयरिंग व्हील हमेशा बादाम के पेड़ की लकड़ी से बना होना चाहिए। इस प्रकार के कुछ एब्सर्ड क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी नॉर्म्स बाहर से आने वाली गाड़ियों पे लगाए और उनकी गाड़ियों पे ना लगाए, अगेन फोर्ड की बिक्री बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये सारे क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो अगर हम वापस जूम आउट कर लें, ट्रेड बैरियर्स 2 टाइप के रहते हैं। एक तो टैरिफ बैरियर्स की टैक्स की मदद से कुछ बिगाड़ा जाए काम, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जिसके अंदर 3 प्रमुख हैं। एक तो हमने देखा सब्सिडी वाला इशू, सेकंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दिया जाए, और थर्ड एब्सर्ड क्वालिटी कंट्रोल्स। अब ये सभी ट्रेड बैरियर्स को कम करने की जिम्मेदारी किसकी है? WTO की है, और उसके लिए वो अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वालिटी कंट्रोल, उसके अंदर ये तरंगी कुछ बातें ना होनी जाए, उस कारण से उन्होंने 2 एग्रीमेंट बनाए हैं। एक तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और दूसरा सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी
अग्रीमेंट, एसपीएस अग्रीमेंट। अपने को ये कहां पे परेशान करता है पूरा मैटर, मुख्य परीक्षा और उसका GS2 के अंदर एक पॉलिसी ऑफ फॉरेन कंट्रीज अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट। तो स्वाभाविक है अगर वो कोई भी देश टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर बनाएगा तो अपना ट्रेड इंटरेस्ट अफेक्ट होगा, तो ये पूरे मुद्दे फिर तैयार करने पड़ते हैं। उसी प्रकार जनरल स्टडीज का पेपर 3 फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और उसके डाउनस्ट्रीम इशू, नीचे जब बिक्री शुरू करो तो क्या इशू आ सकते हैं। तो अगर भारत की कोई चीजों को बाहर वाले उसका इंपोर्ट बैन कर दे अंडर एसपीएस अग्रीमेंट, तो वो अगेन अपनी मुख्य परीक्षा के लिए वो टॉपिक तैयार करना पड़ता है। तो इस कारण से ये जरा देखेंगे हम एक एक करके। सबसे पहले बात करें इस एसपीएस अग्रीमेंट की। फुल फॉर्म है इसका सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। प्रोविजन ये है कि कोई भी देश बाहर से आने वाली चीजों पे प्रतिबंध डाल सकता है, रिस्ट्रिक्शन कर सकता है, अगर उसे ये लगे कि ये बाहर से आने वाली वस्तु के कारण हमारे लोकल प्लांट, एनिमल और लोगों के स्वास्थ्य या जिंदगी पे कुछ खतरा है। इन दैट केस दे कैन बैन द इंपोर्ट्स। लेकिन शर्त यह है कि फिर तरंगी मिजाज और बादाम की स्टीयरिंग व्हील ऐसा नहीं, देयर शुड बी सम साइंटिफिक क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स। उसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO और उसका कोडेक्स करके एक स्टैंडर्ड है, उसके पैरेलल कुछ बातें चलनी चाहिए और उसी हिसाब से अगर आप किसी चीज को बैन करोगे तो वो ठीक है। अदरवाइज तरंगी मिजाज से आप कुछ बैन कर दोगे तो फिर सामने वाला देश WTO के हमने जो देखा डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, वहां पे जाके फरियाद कर सकता है। एडिशनली ये जो सारे स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है तो डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा और समय दिया जाएगा कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज। दो मुद्दे चर्चा में रहे, एक तो अमेरिकन पोल्ट्री और दूसरा इंडियन मैंगोज। 2014 में यूरोपियन यूनियन ने भारत से आने वाले ये एक तो अल्फांसो मैंगोज और दूसरे 4 सब्जियों पे प्रतिबंध डाल दिया। कारण उन्होंने ये बताया कि आपने जो पहले शिपमेंट भेजे थे वहां पे हमको फ्रूट फ्लाइज मिले और ये सारी फ्रूट फ्लाई फिर हमारे प्लांट और सबको परेशान करेंगी, तो हमने आपको बैन करते हैं। अब वैसे तो ऐसा नहीं था कि यूरोपियन यूनियन ने हमको प्रतिबंध कर दिया तो हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। नो, बिकॉज यूरोपियन यूनियन में हमारा मेजर एक्सपोर्ट जाता नहीं मैंगो का, लेकिन इनको देखा देखी में ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाए तो फिर कनाडा और अमेरिका वो लोग भी फिर बैन कर दे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो भारत ने फिर इसके सामने कुछ प्रोटेक्शन मेजर लिए। 2014 से नियम किया गया कि केवल एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA इसने जिसको सर्टिफाई किया हो ऐसे ही इंडियन मैंगो कंपनीज या इंडियन मैंगो एक्सपोर्टर्स बाहर शिपमेंट भेज सकते हैं, ताकि ये बैक्टीरिया है, ये फ्रूट फ्लाई है, ऐसा कभी प्रॉब्लम आए नहीं। और दूसरे भी ये सैनिटेशन रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। फिर ये यूरोपियन यूनियन के इंस्पेक्टर भारत में आए, उन्होंने काम देखा, उनको ठीक लगा और 2015 जनवरी में इस बैन को वापस लिफ्ट कर दिया गया है। तो ये एक बात हुई कि एसपीएस अग्रीमेंट उससे भारत के इंटरेस्ट कैसे अफेक्ट हो जाते हैं। सेकंड, यहाँ पर मैंगो में तो हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन वालों ने भारत की चीज पे प्रतिबंध कर दिया, ऐसा भारत वालों ने भी कुछ अमेरिकन चीज पे प्रतिबंध कर दिया। इन द ईयर 2007 एविएशन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक के बाद अमेरिका से आने वाली पोल्ट्री प्रोडक्ट पे भारत ने प्रतिबंध डाल दिया, ये बोल के कि ये आपके प्रोडक्ट के कारण हमारे चिकन को खतरा है, वहां पे वायरस हो जाएगा, हमारे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, तो आप नहीं बेच सकते। एंड वी आर जस्टिफाइड इन एसपीएस अग्रीमेंट के तहत हमको ये पावर मिला है। लेकिन 2007 से प्रतिबंध डाला तो उसके बाद भी 8, 9, 10, 11 आप देखिए एविएशन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक तो होते ही रहे। तो अब अमेरिका वालों ने ये बोला कि यार हम तो बेच नहीं रहे, फिर भी आउटब्रेक हो रहा है, तो योर बैन इज नॉट जस्टिफाई, क्योंकि पहले भी देखा एसपीएस के अंदर कुछ साइंटिफिक बात होनी चाहिए। इस कारण से 2012 में यूएसए ने इस बैन को चैलेंज किया WTO में, और WTO ने 2014 में अमेरिका के फेवर में बोला कि हाँ उनको एक्सपोर्ट करने की छूट है और भारत वालों ने वो यहाँ पे बेचने की अनुमति देनी चाहिए। अब स्वाभाविक है ऐसा जब होगा तो अमेरिकन प्रोडक्ट्स भारत में बिकेंगे और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स कंज्यूमर को सस्ते में मिलेंगे। लेकिन अपने देसी प्लेयर्स को इसमें स्वाभाविक है मजा नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका के आने वाले प्रोडक्ट कंपेरेटिवली दे आर चीपर। अगेन फिर वो लोग भी अपना लॉबिंग करते होंगे, मुफ्त में वो देसी दारू और साड़ी। तो स्वाभाविक है भारत सरकार भी मौज में आके 2015 जनवरी में भारत ने वापस इस ऑर्डर के खिलाफ WTO में अपील किया है कि नहीं, हम तो अभी भी उनको बैन रखना चालू ही रखेंगे। खैर, तो ये जो ट्रेड बैरियर्स 2 टाइप के थे, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ। और नॉन टैरिफ में हमने देखा क्वालिटी कंट्रोल, और उसके अंदर फूड प्रोडक्ट में जो लागू होता है सैनिटरी एंड फाइनो सैनिटरी मेजरमेंट्स SPS, उसके अंदर अल्फांसो का क्या मुद्दा था, अमेरिकन पोल्ट्री का क्या मुद्दा था। इंडिविजुअली ऐसा भी नहीं है कि इसके बारे में 150 शब्द हो, लेकिन अगर कुछ लार्जर पूछा जाए फूड प्रोसेसिंग वगैरह में, तो कहीं आपने कंस्ट्रेंट्स के रूप में या ऑब्स्टेकल वगैरह में कुछ ना कुछ आप पॉइंट्स लिख सकते हो।
ऊपर चढ़ के पब्लिक प्रोक्योरमेंट, तो उसमें कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखे नहीं। सब्सिडी वो बहुत हॉट इशू है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। सब्सिडीज के अंतर्गत 3 पिलर्स, एक तो ये बाली पैकेज, पीस क्लॉज और ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, ये सारी चीजें अब हम देखते हैं। WTO हमने देखा कि वो बैरियर्स कम करने के लिए ट्रेड अग्रीमेंट बनाती है और उसको लागू करती है। 3 उसके प्रमुख जो एग्रीमेंट्स है, GATT जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये गुड्स के लिए, फिजिकल वस्तुओं का जो व्यापार होता है उस पर ये अग्रीमेंट लागू होता है। सर्विसेज के लिए जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS। और इस प्रकार से गुड्स और सर्विसेज का जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, तो स्वाभाविक कंपनी के अपने ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, उसको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए WTO का 3rd अग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो 3 मुख्य है, GATT, GATS और ट्रिप्स, ये गुड्स के लिए, सर्विस और IPR के लिए। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे एग्रीमेंट इन्होंने लागू किए हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स में एक तो ये हुआ GATT, उसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो उसके लिए है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, उसी प्रकार टेक्सटाइल के लिए है, एंटी डंपिंग के लिए है। फिर सेफ्टी के लिए हमने देखा, एक तो ये टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, TBT, और दूसरा ये अपना SPS अग्रीमेंट एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स पे लागू होता है। उस प्रकार ट्रिम्स है, सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर वगैरह। कुछ प्लूरीलेटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो WTO के ऑल 160 मेंबर्स हैव नॉट साइन, सिलेक्टेड देशों ने ही साइन किया है। एयरक्राफ्ट पे है, प्रोक्योरमेंट, डेयरी, मीट प्रोडक्ट्स वगैरह। खैर, हमारे लिए जो अभी करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और उसके अंदर ये पूरा सब्सिडी का इश्यू देख लेते हैं कि अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये क्या है। यहाँ पे 3 पिलर्स बनाए गए हैं कि हर एक देश ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो बाहर से आता है उस पर आप इंपोर्ट ड्यूटी कम करो। आप अगर यहाँ से कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो उस पर एक्सपोर्ट सब्सिडी भी कम करो। और तीसरा कि आपके यहाँ जो गेहूं चावल बिक रहा है उस पर आप डोमेस्टिक सब्सिडी भी कम करो, ताकि बाहर से जो माल आ रहा है वो प्राइस पैरिटी में रहे। वरना जो अमेरिका से अगर कुछ गेहूं चावल बेचेगा और वो जनता को महंगा लगेगा तो स्वाभाविक है वो खरीदेंगे नहीं। तो इस वास्ते एग्रीकल्चर इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए आप 3 काम करो, इंपोर्ट ड्यूटी कम करो, एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करो और डोमेस्टिक सब्सिडी कम करो एम्बर बॉक्स टाइप की। अब एम्बर बॉक्स क्या है? सब्सिडी WTO के हिसाब से 3 टाइप की रहती है, ग्रीन, एम्बर और ब्लू। ये ट्रैफिक लाइट के हिसाब से इनको कोडिंग दिया गया है। ग्रीन सब्सिडी तो ऐसी सब्सिडी, मान लो कोई देश अपने यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने ICAR को आपने सरकार ने कुछ पैसा दे दिया, किसानों को कुछ तालीम दी गई, ट्रेनिंग, पेस्ट कंट्रोल के लिए कुछ पैसा दे दिया, तो इस प्रकार से सरकार जितना भी पैसा सब्सिडी में देगी वो सारा क्लासिफाई किया जाएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, मतलब WTO ने बोला जितना करोड़ों अरबों रुपए आपको देना है दो, उसके खिलाफ कोई दूसरे देश वाले WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में फरियाद नहीं कर पाएंगे कि ये भारत वाले पेस्ट कंट्रोल में सरकार इतना पैसा देती है तो ये वहां पे कोई उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज्यादा है और उस कारण उनके गेहूं सस्ते हैं और हमारे बिक नहीं रहे, ऐसा कोई फरियाद कर नहीं सकता। नो लिमिट्स ऑन ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज। सेकंड टाइप होता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। ये जो सरकार अपनी यूरिया फर्टिलाइजर पे किसानों को सब्सिडी देती है, सस्ते दामों पे इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, डीजल दिया जाता है, फिर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पूरा रिजीम है। इस प्रकार की सब्सिडी जब दी जाएगी तो स्वाभाविक है भारत के बाजार में भारत का गेहूं चावल काफी सस्ता बिकेगा कंपेयर टू की जो अमेरिका या यूरोप से यहाँ पे आ रहा है। तो स्वाभाविक है वो प्राइस के अंदर मिसमैच हो गया और एक प्रकार का नॉन टैरिफ बैरियर बन गया। तो इस प्रकार की जो डिसरप्टिव सब्सिडीज हैं, दे आर कॉल्ड एम्बर बॉक्स सब्सिडी। और WTO का यहाँ पे कुछ उसने रिस्ट्रिक्शन रखा है कि 5% एंड 10%। ये क्या है नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। अभी तक हमने देखा ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स, अब तीसरा ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ये ऐसी सब्सिडी जो ग्रीन में भी फिट नहीं होती है और एम्बर में भी फिट नहीं होती है। आइसलैंड, स्लोवेनिया ऐसे कुछ मर्यादित देश ही देते हैं। इन सब्सिडी का नेचर ऐसा रहता है कि उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, सिलेक्टेड कि एक किसान को इतने रुपए दिए ये काम करने के लिए वगैरह, तो वो होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। हमें जो फोकस करना है एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे। ब्लू बॉक्स में भी कोई लिमिट नहीं है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी का कोटा इस प्रकार से फिक्स किया गया कि हर एक देश 160 नेशंस इन द ईयर 1986 और 87 में आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कितना था, पहले तो वो आंकड़ा निकालो। मान लो अमेरिका का था $100 बिलियन और भारत का था $10 बिलियन, तो इस लेवल को हम बोलेंगे डी मिनिमम या डी मिनिमस लेवल। अब ये जो अमेरिका और दूसरे डेवलप्ड नेशन है उस पे कोटा ये फिक्स किया WTO ने
कि आप अपने 86 के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 5% वैल्यू जो निकले उतनी ही एम्बर बॉक्स सब्सिडी के रूप में किसानों को मुफ्त बिजली फर्टिलाइजर जो देना है दे सकते हो। तो इस केस में अमेरिका में क्या होगा, 100 बिलियन और उसका 5% मतलब $5 बिलियन वो एग्रीकल्चर सब्सिडी में दे सकते हैं। भारत के केस में और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के देश में ये है कि उनको छूट दी गई अप टू 10% ऑफ द डी मिनिमस लेवल। तो 10 बिलियन हमारा उत्पादन था, उसका 10% निकालो मतलब $1 बिलियन आप सब्सिडी में ये किसानों को दे दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पीडीएस सिस्टम ये वो करके। अब परसेंटेज वाइज आप देखो तो डेवलपिंग कंट्रीज को बड़ा कोटा दिया गया है, लेकिन एब्सोल्यूट फिगर में आप देखो यार 86 में ये तो पहले से ही दमदार कंट्री थे, तो उनका एब्सोल्यूट फिगर में वो ढेर सारा पैसा दे सकते हैं। हम तो सब्सिडी में इतना पैसा फिर भी दे नहीं सकते। इस कारण से डेवलपिंग कंट्री को समस्या है। समस्या क्या है, इन द ईयर 1986 हमारा तो प्रोडक्शन वैसे भी पूरा बाढ़ सूखे की समस्या थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये वो करके प्रोडक्शन काफी लो था। इस कारण से ये अमेरिका को आपने 5% कोटा दिया और हमको 10%, लेकिन फिर भी उनका 5% हमारे 10% से बहुत बड़ा है। सेकंड, इतने सारे साल हो गए, अभी आप बोलो कि 1 बिलियन है, तो आज महंगाई भी आप देखो, तब गेहूं का दाम कितना था, आज कितना है, उस हिसाब से ज्यादा सब्सिडी देने का प्रावधान होना चाहिए। हमें गरीब लोगों को फूड सिक्योरिटी देनी है, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, तो इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस देना होंगे, सस्ते दामों पे फर्टिलाइजर, सीड्स ये सब देना पड़ेगा। तो इस कारण से आप ये हमको बोलते हो 10% से ज्यादा आप नहीं दे पाओगे, ये बात जम नहीं रही है। ये बात जम नहीं रही थी। आगे चल के हमने देखा मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस होती है, ऐसी 9th मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस हुई इंडोनेशिया के बाली सिटी में दिसंबर 2013 में, और उसका जो आउटकम निकला उसे हम बोलते हैं बाली पैकेज, बाली समिट के आउटकम्स। 3 मुख्य आउटकम निकले। पहला, ये जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है सोमालिया वगैरह, तो आप समझिए अगर भारत को छूट दी जाए कि आप मनमर्जी उतने माइक्रोमैक्स सोमालिया में जाके बेचो तो भारत को मजा है, लेकिन सोमालिया की पब्लिक को इसमें या वहां के मैन्युफैक्चरिंग को क्या मजा, क्योंकि उनके यहाँ ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी जो भारत में आके अपने मोबाइल बेच सके। तो ऐसे जो लिस्ट डेवलपिंग कंट्री है वहां से जो भी माल एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाकी देशों ने उसे ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री मार्केट एक्सेस देनी होगी अपने बाजार में। ये पहला आउटकम हुआ बाली पैकेज का। सेकंड आउटकम पीस क्लॉज, अभी स्लाइड में देखेंगे। और थर्ड आउटकम जिसको बोलते हैं ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट, वो भी अभी स्लाइड में देखेंगे। हम आते हैं सेकंड पे, पीस क्लॉज क्या है। हमने देखा ये जो एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर और उसके अंदर ये एम्बर बॉक्स सब्सिडी पे डेवलप कंट्री पे 5% कोटा और डेवलपिंग पे 10% कोटा दिया गया। स्वाभाविक है भारत को मजा नहीं आया, और इस प्रकार से जो अपोज किया गया तो अमेरिका और दूसरे देशों ने सीज फायर के रूप में चलिए अभी के लिए इसको टाल देते हैं ये कोटा नॉर्म्स। तो जो अग्रीमेंट किया गया उसे बोला पीस क्लॉज। पीस क्लॉज के प्रावधान ये थे कि ऐसे डेवलपिंग कंट्री अगर 10% से ज्यादा भी सब्सिडी देती हो तो सामने वाली कोई भी पार्टी WTO के अंदर फरियाद नहीं करेगी डिस्प्यूट सेटलमेंट में। WTO वोंट हियर द केसेस फॉर 4 सालों के लिए, मतलब 2017 तक। और हमने देखा कि हर 2-2 साल पे कॉन्फ्रेंस होती है, तो 2 और 2 ऐसा जोड़े तो 9, फिर 10 और 11 नंबर की कॉन्फ्रेंस जब 2017 में होगी तब तक हम कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन इस बात का ला देंगे। लेकिन शर्त ये कि आप जो भी सब्सिडी इस प्रकार से दे रहे हो वो फूड सिक्योरिटी और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग और गरीबों की मदद के लिए ही दे सकते हो। अगर आप देते हो तो फिर आपको ये 10% वाली चिंता भारत को या दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज को करनी नहीं है। These were the features of peace clause. तो LDC को ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एसेस, फिर डेवलपिंग कंट्रीज को पीस क्लॉज के तहत मन मुताबिक सब्सिडी देने की छूट, और तीसरा था ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट TFA। अब TFA क्या है? जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो तो कस्टम डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। अभी का सिस्टम कुछ इस तरह है, इंस्पेक्टर राज, रेड टेप्स, ब्यूरोक्रेसी, जो पूरा इन शॉर्ट बहुत सारे डिले होते हैं, रेड टेप वगैरह। इस सिस्टम को बदल के ऐसा सिस्टम कर देना है। ऐसा सिस्टम कैसे करना है? वाया ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट। ये ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट कहां से ओरिजिन हुआ? बाली समिट दिसंबर 2013, और सभी 160 कंट्री उस पे साइन कर दे तो ये लागू हो जाएगा 2015 से। इस अग्रीमेंट के अंतर्गत हर एक देश ने कुछ अपने इस सिस्टम में सुधार लाने होंगे, कस्टम क्लियरेंस में सुधार लाने होंगे। क्या सुधार? एक कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो भी बिजनेसमैन को उस पे फी भरनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, टैक्सेस भरने पड़ते हैं, वो पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर देंगे आप, ताकि ये फाइल पे ये साइन किया नहीं किया, साहब आए हैं, रजा पर है, वो सारी तकलीफ बंद। इसी प्रकार
अलग अलग, कई बार कुछ आप एक्सप्लोजिव वगैरह इंपोर्ट करते हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम की सिंगल विंडो पे पूरे डॉक्यूमेंट आप जमा कराए और रेलेवेंट डिपार्टमेंट को फिर वो सरकार भेजेगी और वो देखेंगे। आपको हर एक जगह पे चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आगे अगर आपने ये मैंगोस, पोटैटो, टोमेटो ऐसा कुछ पेरिशेबल गुड्स भेजा तो फिर जानबूझ के कई बार कुछ देश उसको डिले करते हैं ताकि वो उसका कस्टम इंस्पेक्टर आपसे माल हट सके, क्योंकि वरना आपका स्वाभाविक टमाटर है वो बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स को जल्दी से क्लियरेंस दिया जाएगा। सभी देशों ने ये लागू करना होगा। कई देशों में ये भी नॉर्म्स हैं कि आप खुद जाके, आप बिजनेसमैन है और आपको वहां पे कुछ एक्सपोर्ट करना है तो आप खुद वहां पे अर्जी नहीं कर सकते, वहां के कोई ऑथोराइज लाइसेंस एजेंट के पास से आपने अर्जी करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से मिडलमैन और एजेंट ये पूरा सिस्टम आप बंद करवाएंगे, उसकी आवश्यकता आपसे नहीं रहेगी। और हर एक देश ने ऐसा कस्टम क्लियरेंस के लिए नेशनल लेवल पे बॉडी बनाएंगे और इन सभी नेशनल बॉडी के ऊपर कोऑर्डिनेशन में डब्ल्यूटीओ में एक अलग से इंटरनेशनल बॉडी बनाएगी जो इस ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट को लागू करेगी और हर एक देश में कस्टम्स क्लियरेंस की सुविधा करवाएगी। ये सब अगर हम दवा करें तो उससे क्या फायदा होगा? स्वाभाविक है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उसके कारण प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो वर्ल्ड जीडीपी के अंदर $1 ट्रिलियन का मुनाफा ज्यादा एडिशन होगा और इस प्रकार से बिजनेस जो एक्सपांड होगा तो नए लोगों को नौकरी भी मिलेगी। एक्सपर्ट का यह मानना है कि 21 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड। तो मुख्य परीक्षा में कुछ पूछा जाए टीएफए क्या है, उसके सेलिएंट फीचर, तो ये फीचर हैं और ये उसके बेनिफिट हैं। खैर बेनिफिट ये सब कब से लागू होंगे? 2015 से, प्रोवाइडेड कि सभी देश उस पर साइन कर दे। लेकिन फिर कुछ ने बोल दिया कि नहीं भाई मैं साइन नहीं कर सकता। इसने मना कर दिया। यहाँ पे ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट के अंदर डेडलाइन ये थी कि 31 जुलाई 2014 तक सभी देशों ने साइन करने देना था ताकि 2015 से वो पूरा सिस्टम लागू कर सके। पहले यूपीए सरकार थी, उन्होंने बोला था हाँ हम साइन कर देंगे, लेकिन फिर मोदी सरकार आई तो मोदी जी ने ये बोला कि नहीं हम साइन नहीं कर सकते। कारण ये जो आपने वो पीस क्लॉज बनाया था, याद करो पीस क्लॉज में ये बात थी कि 2017 तक आपको हम कोई फरियाद नहीं करोगे, बट उसके आगे चल के मान लो हमारे फेवर में निर्णय नहीं लिया गया तो हम क्या करेंगे? तो इस कारण ये जो फूड सब्सिडी और कोटा का इश्यू है, सबसे पहले उसका परमानेंट सॉल्यूशन लाओ तो ही जाके हम ये साइन करेंगे, वरना हमें इस गेम में आना नहीं है। अदरवाइज तो ये होगा कि हम अपने किसानों को सस्ते उसको कोई सब्सिडी भी ना दे पाए और आप लोग ढेर सारा सस्ता वाला गेहूं चावल अमेरिका और यूरोप से यहाँ पे बेचो और हमने फिर भी आपको कस्टम क्लियरेंस जल्दी जल्दी देना हो और हमारे किसानों को उनकी चीजों बिके नहीं तो पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हमें ये मंजूर नहीं है। सबसे पहले आप वो फूड सब्सिडी का पूरा मैटर क्लियर करो, तभी जाके हम इस अग्रीमेंट पे साइन करेंगे। खैर नवंबर 2014 में मोदी और ओबामा के बीच एक डील हुई, उसके अंतर्गत ये तय किया गया ये जो पीस क्लॉज हमने 4 सालों तक लगाया था अप टू 2017, उसको इनफाइनाइट पीरियड तक हम एक्सटेंड कर लेते हैं। मतलब जब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल जाता ये 5% और 10% का जो कि सभी को मान्य हो, जब तक वो नहीं होगा तब तक पीस क्लॉज लागू रहेगा। मतलब सभी डेवलपिंग कंट्रीज को छूट है, आप जिसको जितना फूड सब्सिडी के नाम पे जितना सब्सिडी देना आप पे कोई WTO में जाके फरियाद नहीं करेगा। और भारत जब भी WTO में अपना प्रस्ताव रखेगा कि हमको ये फूड सब्सिडी में इतना कोटा या ये सिस्टम चाहिए, तो अमेरिका भारत को बैक करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जब मोदी और ओबामा के बीच ये डील हुई तो अपने आप फिर ये तय किया गया कि हाँ अब मोदी जी ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट पे साइन करेंगे। पैरेलल टू दैट ये पूरा इश्यू क्यों अटका हुआ था कि भाई सब्सिडी डेवलपिंग कंट्रीज को कम करनी चाहिए, ऐसा फर्स्ट वर्ल्ड वाले बोलते हैं और फिर अटक गए तो बस अटक गए। आगे चल के मोदी सरकार ने ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS उसमें रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी बनाई, शांता कुमार कमेटी। 2015 में इसने कुछ सुझाव दिए और सुझाव कुछ ऐसे दिए ताकि अपने आप फूड सब्सिडी पहले से कम देनी पड़े। उसने पहला तो ये बोला कि किसानों को और गरीब लोगों को जो सब्सिडी दी जाती है सारा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दो, ताकि ये लीकेज होता है और बीच में डिपार्टमेंट वाले खा जाते हैं वो सिस्टम खत्म हो जाए और सब्सिडी अपनी वैसे भी कम हो जाए। सेकंड, ये जो हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू करना है, कांग्रेस राज में ये प्रावधान था कि भारत की 67% जनता को हम कवर करेंगे। शांता कुमार ने ये बोला कि इतने सारों को अगर कवर करना हो तो कितनी बहुत सब्सिडी देनी पड़ेगी, वी कैन नॉट सस्टेन। शांता कुमार ये बोल के गए कि केवल गरीब में भी एकदम बॉटम में जो 40% है उतने ही को ही हम फूड सिक्योरिटी दे, बाकी लोगों को कोई सब्सिडी या देने की जरूरत है नहीं। एडिशनली
फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऐसे प्रावधान है कि दो टाइप की फैमिली रहती है, एक तो होती है अंत्योदय फैमिलीज और दूसरा प्रायोरिटी हाउस होल्ड। अंत्योदय मतलब एकदम गरीब से गरीब, प्रायोरिटी मतलब थोड़ा उससे ऊपर है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि ये अंत्योदय वालों को 3 रुपए प्रति किलो के दाम पे चावल मिलेंगे, 2 पे वीट और 1 पे ये बाजरा वगैरह कोर्स ग्रेन्स 3 to 1 के दाम पे दिए जाएंगे। शांता कुमार बोलते हैं हाँ इनको तो ये दाम पे दो, लेकिन ये जो प्रायोरिटी वाले हैं इनको इतना सस्ता आप मत दीजिए, इनको दीजिए आप एमएसपी के आधे दाम पे। अभी एमएसपी चल रहा है गेहूं का 40 रुपीज प्रति किलो, तो उसका फिर आधा हो जाएगा 7 रुपए प्रति किलो। मतलब ये अंत्योदय वालों को भले 2 रुपए में बेचा, लेकिन इनको आप 7 रुपए में बेचो, तो उस हिसाब से भी सरकार का जो फूड सब्सिडी बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाएगा। धीरे धीरे थोड़ा कम करेंगे और फिर आगे चल के WTO में कुछ प्रस्ताव रखेंगे ताकि फर्स्ट वर्ल्ड वाले भी राजी रहें और हमारा भी काम होता रहे। अब क्या ये शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? वर्जन 1 ये है, कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि हाँ मोदी जी इसको लागू करेंगे ताकि सब्सिडी बर्डन कम हो और ये अमेरिका और WTO में जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो वो राजी रहे और हमारा काम निकल जाए। और उसके एवज में फिर वो लोग भी कुछ इनफॉर्मली कन्वे किया होगा कि H1B वीजा में हम वो पत्नी और स्पाउसेस को भी काम करने देंगे, है ना। मतलब ये क्या है, एंड ऐसा भी नहीं कि हम पूरा करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ बैकडोर डील की गई है। वर्जन 1 ये है। वर्जन 2 ये है, कुछ एक्सपर्ट ऐसा मानता है कि दिल्ली के अंदर हारने के बाद मोदी जी अब इसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा केवल 40% गरीबों को ओरिजिनली 67%, तो उस हिसाब से फिर आगे कुछ स्टेट असेंबली इलेक्शन में इसका मुद्दा बना कि हमको हार जाना पड़े, ऐसा सोच के शायद मोदी जी इसको पोस्टपोन कर लेंगे। खैर, शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जनरल स्टडीज और उसका पेपर 3 वहां पे पूरा एक टॉपिक है फार्म सब्सिडीज एंड इश्यूज रिलेटेड टू बफर स्टॉक्स। तो अलग से कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ये शांता कुमार कमेटी आपने समझ ली तो सफिशिएंट पॉइंट है कि कोई भी सवाल आए, समस्याएं क्या है उसका भी आप आंसर कर सकते हैं, क्रिटिकली एग्जामाइन लिख सकते हो, सजेस्ट रिफॉर्म्स तो भी लिख सकते हो। बस इसका रिपोर्ट आपने देख लिया, काम खत्म। और उसकी मैंने समरी रिपोर्ट बनाई है, इस लिंक पे आप जाइए और पूरा डिटेल में वो देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से IMF और वो चीज क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज रेट रिजीम और कोटा रिफॉर्म्स क्या है हमने देखा। WTO उसका स्ट्रक्चर फंक्शन, SPS जो एग्रीमेंट था, फिर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और फूड सब्सिडी 5% 10% का इश्यू, बाली समिट के 3 आउटकम, पीस क्लॉज क्या है, ट्रेड फैसिलिटेशन अग्रीमेंट क्या है, ये सब हमने देखा। अब